तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ बाउंड डीसी जनरेटर। पिछली वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स शंट बाउंड डीसी जनरेटर कैसे होते हैं और सेपरेटेडली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के कैसे होते हैं। तो सेपरेटेडली वाला हमने टॉपिक कर लिया है इधर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसके बाद हमने पढ़ा सेल्फ एक्साइटेड में अंदर सबसे पहले पढ़ा शंट बाउंड। अब हम पढ़ेंगे सीरीज बाउंड जो कि सेल्फ एक्साइटेड के अंदर आता है। तो इधर आप देख सकते हैं ये है सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर का डायग्राम, और आप इधर देख सकते हैं आर्मेचर, इसका रेजिस्टेंस आर है। आर्मेचर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, और सीरीज़ फील्ड में जो जा रहा है वो आई एस सी, और लोड में जो करंट जा रहा है आई एल। तो जैसे कि आपको पता सीरीज़ बाउंड डीसी जनरेटर है, तो जो फील्ड करंट है वो जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज़ में होगी, और आर्मेचर और उनमें सीरीज़ के बाद लोड में भी सीरीज़ में होगी, यानी कि ये तीनों चीज़ सीरीज़ में हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो आई ए प्रोड्यूस हो रहा है वो आई एस ई के इक्वल है, और आई एस सी जो है आई एल के इक्वल है, क्योंकि सभी सीरीज़ में तो एक करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इधर लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल्स टू आई एस ई इक्वल्स टू आई एल, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज़ में लगी हुई है आर्मेचर वाइंडिंग है, इसलिए इसे सीरीज़ बाउंड डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो सबसे पहला हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसे हम और भी नाम बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या मैग्नेटिकाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा कि आपको पिछले में ड्रॉ करके बताया है, इसी प्रकार से हम इसको भी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली बार कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, क्योंकि आर्मेचर जो है फील्ड में घूमेगा, तो जो फील्ड में जो करंट होगा उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आएगा। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं जो फील्ड करंट है यानी आईएफ, यानी आईएफ इधर क्या है आईएसई, ठीक, उसकी वजह से हम यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। यानी कि हम ओपन सर्किट में किससे शो करते हैं, यानी नो लोड वोल्टेज, कोई लोड नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि नो लोड वोल्टेज का हम ग्राफ यहाँ पर कैसे कर्व करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे। अगर हम देखिए इधर लोड हटा देंगे तो ये तो हमें पता ही है, चलिए ये ओपन सर्किटेड है, इसे हमने लोड हटा दिया, तो इसमें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे एक बार मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स आसपास उसके रहता है। तो जिसकी वजह से जब भी ये ओपन है इसमें थोड़ा फील्ड है, तो फील्ड में कंडक्टर्स घूम रहे हैं तो कोई ना कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इसलिए कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्लियर है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ओपन सर्किट है तो कोई इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम एक ग्राफ, तो हम आई एस सी को हम कैसे बढ़ाएंगे तो हमें ई नॉट की वैल्यू मिले, क्योंकि आई एस सी बढ़ ही नहीं सकती, वो तो हमेशा जीरो रहेगी, यानी कि जीरो पे हमें जो हम घुमा रहे हैं इसमें, तो हमें ये ई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल रही है। अब आई एस सी हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसका ये सर्किट जो ओपन है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम इस वाइंडिंग को अलग निकाल लेंगे, इसे तो हम जैसा है वैसा छोड़ देंगे, इसे हम सेपरेटेडली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की तरह इस्तेमाल करके इसका कर्व
को हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों में एक ही बात है, हमें खाली कर्व से मतलब है। तो हमें खाली वो प्रॉपर्टी देखनी है कि हम अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो ई नॉट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो दोनों एक ही बात है, इसलिए हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व मैंने गलत बना दी क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे थोड़ा, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। ये और यहाँ पर जो है ये मैं दोबारा बना देता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये कुछ ऐसे स्टार्ट हो, थोड़ा टेढ़ा उधर होता है, फिर ये सीधे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ये सैचुरेट हो जाता है। ये जो यहाँ पर जो हल्का सा यहाँ पर ये टेढ़ा है, ये इसलिए है, इस टर्म को आप याद कर लीजिए, मैग्नेटिक इनर्शिया। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सिर्फ यही इसका रीज़न है, मैग्नेटिक इनर्शिया की वजह से ये इसमें थोड़ा यहाँ पर ये थोड़ा स्लाइटली थोड़ा चेंज हो, टेढ़ा होता है, फिर सीधे की लव लीनियरली जाता है, फिर ये सैचुरेट हो जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा यहाँ पर? मैग्नेटिक इनर्शिया की वजह से। तो ये कर्व हम इस तरह से इसमें ड्रॉ करेंगे, तो हम कह सकते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किस किस के बीच में है, नो लोड वोल्टेज और सीरीज़ करंट के बीच में, यानी फील्ड करंट के बीच में। अब हम बात करेंगे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसे हम और क्या क्या बोलते हैं? टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, और रेगुलेशन कर्व भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर आता है? लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नो लोड, और बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो लोड, यानी कि हमने लोड लगा रखा है, यानी कि हम इस वाले फिगर से अब काम करेंगे इधर। तो सीधे हम बनाते हैं इधर ग्राफ हम बनाते हैं। पहली बात हम इधर देखते हैं कि ये किस किस के बीच में लोड लगा दिया, यानी कि इधर अब हम देखेंगे आर्मेचर करंट, और इंटरनल की बात हो रही है ना, इसलिए एक्सटर्नल की बात होती तो आई एल हो जाता। वैसे ये फ़िलहाल इसमें ये तीनों हैं, तो हम यहाँ पर तीनों क्वांटिटीज़ को इक्वल करके लिख सकते हैं, जैसे कि आई एस ई इक्वल टू आई एस ई या फिर आई एल ई, दोनों आई ए के बराबर है। फिर भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको सिंपली यही लिखना है कि आई ए और ई जी के बीच में ये कर्व रिलेशन शो करता है। अब हम इसी कर्व में दो चीज़ दिखाने वाले हैं, ई नॉट और ई जी। ये दोनों बराबर नहीं है, हर बार की तरह मैं आपको अब भी बता दे रहा हूँ। तो पहले हम ये वाला कर्व इसमें शो ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हमें ई नॉट की वैल्यू दिख गई। अब जो इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी आई ए और ई जी की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसे हम इधर ड्रॉ करेंगे। तो वो ड्रॉ कैसे होगी? वो ड्रॉ होगी ऐसे। अब आप सोचेंगे इधर कि भाई ऐसा क्यों, बाकियों में तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया था ड्रॉप दिखाना, यहाँ से स्टार्टिंग से अलग क्यों दिखाया है? तो इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि इधर जो फील्ड है, फील्ड करंट जो है वो लोड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। इसकी वजह से जब ये लोड नहीं था, जो हमने ये कर्व ड्रॉ करा था तीनों में, चाहे आप सेपरेटली की बात करें, चाहे आप शंट की बात करें, अब सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये लोड हटा दिया था। तो और उस तीनों में लोड हटाया तो उसका एक जैसा है, तीनों में एक जैसा कर्व उसका मिल गया। लेकिन अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें, आप इधर देख सकते हैं कि जो फील्ड करंट है इधर लोड से कोई मतलब ही नहीं है,
अगर हम इधर की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो लोड से कोई मतलब ही नहीं था इधर। ठीक, अगर हम शंट वाले की भी बात करते हैं तो इधर ये फील्ड करंट है, उससे भी कोई लोड का मतलब नहीं, क्योंकि वो पैरेलल में। लेकिन जब सीरीज़ में है, सीरीज़ में जो सीरीज़ करंट है, फील्ड करंट है, वो लोड पर डिपेंड कर रहा है भाई। इसलिए इससे ये अलग ग्राफ इधर ड्रॉ होगा, यानी कि ये एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि लोड की वजह से इसमें डिपेंड कर रहा है आपका सीरीज़ फील्ड करंट। और ये जो लोड, अब जैसे कि पता है लोड इधर कनेक्ट है तो आर्मेचर रिएक्शन होगा, उसकी वजह से ये ड्रॉप हुआ है, और यानी वहाँ तक ये गया नहीं, ये पहले ही यहाँ पर आकर सीमित हो गया, ये हो गया Eg। और इस डिफरेंस को हम बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की। तो अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैमरा हिल रहा है भाई। तो सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। E0, Eg और VL या फिर BT को एक तरफ हमने इधर शो कर दिया है, और इधर IL, और बाकी चीज़ इक्वल है ही है, जैसे कि ISC और IA। तो कोई भी पूछेगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक DC सीरीज़ के लिए किस के बीच में होता है, तो VL और IL के बीच में होता है। ठीक, तो हमने तीनों क्वांटिटीज़ एक ही ग्राफ में दिखा दी हैं, तो हम तीनों ग्राफ इधर शो कर लेते हैं। ये ऐसे होगा, बार बार गलत ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक, दूसरा ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की वजह से, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे। अब जो तीसरा ड्रॉ होगा, ये हो गया आपका ओमिक ड्रॉप। आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका VL, ये हो गया आपका Eg, और ये हो गया आपका E0। अब ये जो ओमिक ड्रॉप है, ये किस किस की वजह से है, ऊपर आप देख सकते हैं सर्किट को। ओमिक ड्रॉप एक तो IaRa की वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो ये एक ऐसा मोटर है जिसमें जो ओमिक ड्रॉप है, ये वो आर्मेचर करंट की वजह से, आर्मेचर की वाइंडिंग जो है उसके रेजिस्टेंस की वजह से भी है, और सीरीज फील्ड की जो वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस की वजह से भी है, जिसकी वजह से ये जो कर्व आप देख रहे हैं VL वाला, Eg से भी अलग है। यानी कि आप देख सकते हैं तीनों कर्व अलग हैं। लेकिन अगर आप पीछे वाले में देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भाई यहाँ से, इसमें से लगभग सेम है, फिर यहाँ पे आके अलग हुए। इधर आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे, तो इसका मैंने दूसरी वीडियो में बताया, इससे पहली वाली वीडियो में, शंट वाली में। तो आप उधर पढ़ सकते हैं कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये शंट माउंट के लिए ही होता है। तो आप इधर देख पा रहे होंगे, इस सर्किट को देखिए कि जो हम इधर कर्व निकाल रहे हैं, जो इधर ये ओमिक ड्रॉप हो रहे हैं, वो खाली आर्मेचर की रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और आगे आप इधर देख पा रहे होंगे इस वाले में, तो इधर जो ड्रॉप हो रहे हैं वो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो रहे हैं, और सीरीज़ की फील्ड के रेजिस्टेंस की वजह से भी हो रहे हैं। इसलिए दोनों कर्व यहाँ पर अलग अलग हैं। तो हम एक इक्वेशन इधर दे सकते हैं, जो फाइनल जो वोल्टेज है VL, वो Eg में से हम घटा दें क्या, ओमिक ड्रॉप, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस और RSC सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस इनटू IA, तो ये हमें मिल जा रहा है। ये हो गया इधर आपका ओमिक ड्रॉप। अब इस मोटर का मेन पार्ट आता है कि इसे हम बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट करंट DC जनरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इसे मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ।
मतलब अभी बता रहा हूँ। तो आप इधर देखिए, बूस्टर की तरह यूज़ करेंगे या फिर कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर की यूज़ करेंगे तो हम भाई लोड को सप्लाई देंगे ना। लोड को सप्लाई देने के लिए हम जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक में से समझेंगे, और भी इसमें हम देखेंगे वीएल वाले कर्व को। तो आपको इधर देख पा रहे होंगे कि एक ऐसी वैल्यू, पहले हम आई एल की वैल्यू 0 है तो ये उसकी वैल्यू बहुत कम है, फिर बड़ा 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 उसका फिर एक पॉइंट ऐसा है जिसके बाद हम आई एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इतना का इतना है। तो इस रेंज में जब ईएमएफ बढ़ता जा रहा है तो इस रेंज में तो हम इसे यूज़ करेंगे एज अ बूस्टर। ठीक, बूस्टर का मतलब वोल्टेज को बूस्ट करने वाला। इसके बाद ये जो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसके बियॉन्ड, इसके बाद में जो भी है आफ्टर दिस पॉइंट, एरो बना देता हूँ मैं इधर, तो आफ्टर दिस पॉइंट इट वर्क्स एज, इस पर लिख भी दे रहा हूँ, आफ्टर दिस पॉइंट या फिर आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट इट वर्क्स एज कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर। क्यों? अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि आप इधर इसके डायग्राम में आप देख सकते हो कि लोड ये इधर कनेक्टेड है। लोड हम अगर बढ़ाएंगे, बूस्टर का इधर मतलब ये है कि हम लोड बढ़ा रहे हैं तो उसका वोल्टेज भी बढ़ रहा है, बूस्टर का मतलब ये है। तो अगर हम इस लोड बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ाने का मतलब है आरएल की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि इधर ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ओवरऑल रेजिस्टेंस का, अगर ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम इधर ये भी देख पाएंगे कि जो आई एल है या फिर आई एस सी है, इसकी वैल्यू होगी कम। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को देखिए जो मैंने अभी लिखी है नीचे, कि वी एल इज इक्वल टू, यानी वोल्टेज एट टर्मिनल्स, ठीक, इज इक्वल टू ई सी माइनस आर ए प्लस आर एस ई इंटू आई ए। यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया, लोड भरा रहे हैं तो ओवरऑल सर्किट का लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसकी वजह से आई ए की वैल्यू हो रही है कम। अब इधर आई ए की वैल्यू कम होगी, और ये तो कांस्टेंट है ही है और ये भी कांस्टेंट है, तो आई ए की वैल्यू अगर कम होगी तो यानी कि ये माइनस वाला जो भी टर्म है ये भी कम होगा। ये कम होगा यानी कि ई जी में से कोई कम वैल्यू घटेगी, पहले ज़्यादा घट रही थी क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा थी और लोड का मान कम था, तो वोल्टेज भी कम था। अब हमने लोड बढ़ाया तो इसकी वजह से आई ए की वैल्यू कम हुई, आई ए की वैल्यू कम हुई तो ये वाला टर्म छोटा हुआ। अब किसी भी क्वांटिटी में से हम कोई चीज़ कम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोड को बढ़ाने से आई की वैल्यू कम हुई, आई की वैल्यू कम हुई तो ये टर्म छोटा हुआ, ये छोटा हुआ तो यानी कि ई जी में से छोटे टर्म को घटाया तो यानी कि इसकी वैल्यू पहले से बढ़ी, यानी कि वोल्टेज एट टर्मिनल बढ़ा। तो ये कंडीशन कब तक रहेगी? जब तक आई ए की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि जब ये सैचुरेशन की स्थिति में आएगा तब ये बूस्टर की तरह काम नहीं करेगा। तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि इधर इस रेंज में बूस्टर की तरह काम कर रहा है। अब कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर की तरह कैसे काम करेगा? जैसे कि आपको पता है इस पॉइंट के बाद सैचुरेट हो गया, अब हम आई ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसके जो वी एल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वोल्टेज पे। अब हम इधर समझते हैं कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर यानी करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज का हमें नहीं पता। ठीक है, तो इधर आप देखिए, इधर आप देखिए इस कर्व में कि हमने आई की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम इस क्वेश्चन में देखें आई की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ये जो है सैचुरेशन वाली स्थिति पे पहुंच चुका है। सैचुरेशन की स्थिति में पहुंचने का मतलब है, आप इस सर्किट डायग्राम में देखिए कि हम आई की हम ले रहे हैं कि हम आई की वैल्यू, आई एल की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसमें से भी करंट बढ़ेगा, इसमें से करंट बढ़ेगा तो फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, एक स्थिति बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन के पॉइंट पे आने पर हम आई एल को कितना ही बढ़ाएं उसका फील्ड नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो हम दोबारा पीछे इक्वेशन पर देख लेते हैं
कि हम IA बढ़ा रहे हैं लेकिन फील्ड नहीं बढ़ रहा। अब फील्ड नहीं बढ़ रहा तो भाई EG की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। बूस्टर वाले केस में क्या था कि हम IA बढ़ा रहे थे तो फाई का मान भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से EG भी बढ़ रहा था। EG भी बढ़ रहा था लेकिन ये टर्म छोटा हो रहा था, यानी कि ओवरऑल जो वोल्टेज था वो हमारा बढ़ रहा था, बूस्टर की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब सैचुरेशन वाली स्थिति आई, IA की वैल्यू हम बढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन सैचुरेशन है जिसकी वजह से फाई का मान उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से EG कांस्टेंट रहेगा। लेकिन IA की वैल्यू बढ़ रही है तो ये टर्म जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि कांस्टेंट मतलब कोई भी चीज़ उसमें से ज़्यादा माइनस करेंगे तो वोल्टेज होगा कम, तो ऐसे ही वोल्टेज डाउनवर्ड फॉल करेगा। तो हम इधर ये कर्व आप देखिए कि ये कर्व ऐसे डाउन फॉल होता है। अब जब ये वोल्टेज डाउन होगा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी डाउन हो रहा है, इसका मतलब यही तो टर्मिनल पर वोल्टेज डाउन हो रहा है। टर्मिनल पर वोल्टेज डाउन होने का मतलब है, आप इस सर्किट में देखिए कि टर्मिनल पर वोल्टेज डाउन हो रहा है, रेजिस्टेंस का मान उतना ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हम IL बढ़ा के हम एग्जांपल ले रहे थे, IL बढ़ रहा था, अब उस IL का मान कम होने की तरफ ट्राई करेगा। यानी कि जब IL बढ़ना चाहेगा तो वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है तो IL कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ही कांस्टेंट करंट DC के जनरेटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि IL बढ़ना चाह रहा है लेकिन वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, R का मान उतना ही है, तो I की वैल्यू फिर कम हो रही है। तो इधर जो कांस्टेंट स्थिति की तरफ चीज़ें होंगी, आप कितना भी वेरिएशन करिएगा, इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन वाली कंडीशन में करंट बढ़ना चाहेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा टर्मिनल पे, तो फिर द्वारा करंट कम होता है। इसकी वजह से इस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट करंट DC जनरेटर की तरह काम करता है। तो ये इस टॉपिक पर, इस बूस्टर और कांस्टेंट करंट DC जनरेटर, ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। DC सीरीज़ बाउंड जनरेटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो भी मैंने बोला है आप उसे ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में, अपने नोट्स में उसे कॉपी करिएगा, उतारिएगा, और RK राजपूत से भी आप हेल्प ले सकते हैं इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। और जैसा कि मैं वीडियोस में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि ये वाला टॉपिक इस वीडियो में RK राजपूत से का भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं टाइम टू टाइम उनको इसमें इंक्लूड कर दूँगा वीडियोस में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।